ऐसी कोई बात नहीं है, आप अचानक से आ गए इसीलिए मैं जरा चौंक गई, अभी पानी देती हूँ। संयोगिता ने लोटे में रखा गुनगुना पानी गिलास में डालकर राजदेव को दे दिया। राजदेव ने पानी पिया और बोला, क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ? अगर आपको कोई ऐतराज ना हो। जी कहिए, भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? संयोगिता बोली। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? राजदेव ने सवाल किया। हाँ पूछिए, संयोगिता बोली। बसंती चाची आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है, आप कैसे इतना कुछ सह लेती हैं? मुझे तो उनका बर्ताव बहुत बुरा लगा। राजदेव ने थोड़ा संकुचाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी मामी है और मेरी माँ समान है, आपको उन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। संयोगिता गुस्से से बोली। इसी बीच बसंती घर में दाखिल हुई, किवाड़ भी पहले से ही खुले हुए थे। उसने राजदेव और संयोगिता को रसोई घर में आपस में बातें करते हुए देख लिया। फिर क्या था, इतनी खरी खोटी सुनाई संयोगिता को। बसंती बोली, मेरे सामने तो बहुत सती सावित्री बनने का नाटक करती है और पीठ पीछे ये गुल खिलाए जा रहे हैं, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। राजदेव बोला, चाची आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस पानी पीने आया था। लेकिन बसंती कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, उसे तो बस अपनी आंखों देखे पर ही भरोसा था। तब तक केशव लाल भी आ गए, लेकिन बसंती तो जैसे आज चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था कि इस लड़के को तो उसने अपनी चचेरी बहन के लिए पसंद किया था, अगर ऐसा ना हो सका तो वो मायके वालों को क्या जवाब देगी। संयोगिता ने तब तक खाना तैयार कर लिया था। उसने बसंती से कहा, मामी पहले सब लोग खाना खा लो और जो भला बुरा सुनाना है बाद में मुझे सुना देना। केशव लाल भी बोले, अरे भाग्यवान, पराए घर का लड़का हमारे घर में आकर रुका, ये सब मत कर, शोभा नहीं देता। लेकिन बसंती कहाँ मानने वाली थी। अब ये सब राजदेव से ना देखा गया और वो अपना सामान उठाकर जाने लगा। केशव लाल ने बहुत रोकने की कोशिश की कि बेटा ऐसे रूठ कर मत जाओ, खाना बन चुका है, दो निवाले खाकर जाते, वहां दोस्त के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। राजदेव ने दोनों हाथ जोड़कर केशवलाल से माफी मांगी। बसंती और केशवलाल के चरण स्पर्श किए और एक झलक संयोगिता की ओर देखकर घर से उसी समय निकल गया। केशवलाल ने बसंती से कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, बच्चे का बहुत दिल दुखाया है तुमने, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो। हाँ हाँ, मैं ही तो इस दुनिया जहान का ठेका ले रखा है ना दिल ना दुखाने का, मैं ही तो सबसे बुरी हूँ, बसंती बोली। इतना सब होने के बाद भी उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। उधर संयोगिता ने भी रो रो कर अपना हाल बेहाल कर लिया था, बस अपनी किस्मत को कोसे जा रही थी कि आखिर वो पैदा ही क्यों हुई। आज उसकी वजह से एक भले इंसान की इतनी बेइज्जती हो गई, उसे तो जीने का हक नहीं। यही सोचते सोचते संयोगिता की आंख लग गई। दूसरे दिन सब वैसे ही अन्य दिनों की तरह ही चल रहा था। तभी सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। केशवलाल ने दरवाजा खोला और देखते हैं कि उनके मित्र सदाशिव लाल खड़े हैं। केशवलाल ने उनसे तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी। कल रात को जो उनके बेटे के साथ बसंती ने बर्ताव किया था। सदाशिव लाल मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं मित्र, मुझे राजदेव ने सब बता दिया है, मैं तो यहाँ रिश्ते की बात करने आया था। मैं चाहता था कि संयोगिता और राजदेव की शादी हो जाए। तब केशवलाल मुस्कुराकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी संयोगिता को अपने घर के काबिल समझा और राजदेव हमारी संयोगिता से ब्याह करने को तैयार है। एक अनाथ लड़की को एक अच्छा ससुराल मिल जाए और मुझे क्या चाहिए। इतने में ही बसंती भी बाहर आ गई और तुनक कर बोली, ये शादी इस घर में नहीं होगी चाहे जो करो, और मैं भी एक फूटी कोड़ी इस शादी में नहीं खर्च करने दूंगी। सदाशिव घबराकर बोले, ये कैसी बातें कर रहे हैं भाभी जी, संयोगिता भी तो आपकी बेटी के समान है, ऐसी बेटी बड़े भाग्य से मिलती है, लक्ष्मी का रूप है संयोगिता, कृपया ऐसी बातें ना करें उसके बारे में। केशवलाल बोले, अरे भाग्यवान, कुछ तो भगवान से डर, ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएगी, पाप पुण्य भी तो कुछ होता होगा।
तू तो अपने अहम में लगता है सब कुछ भूल गई। रहने दो जी, ये पाप पुण्य का अंतर मुझको मत समझाओ। मैंने एक बार जो कह दिया तो कह दिया। और बसंती के आगे केसर लाल की एक भी न चल सकी। बसंती के मना करने पर केसर लाल और सदाशिव लाल ने आपस में कुछ सलाह मशवरा किया कि ये शादी तो होगी, लेकिन अब ये शादी मंदिर से होगी। लेकिन संयोगिता इस ब्याह के लिए तैयार नहीं थी। वो मामी का दिल दुखाकर इस प्रकार ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसने सदाशिव लाल जी से हाथ जोड़कर विनती की, क्षमा करे चाचा जी, लेकिन मैं इस ब्याह के लिए तैयार नहीं हूँ। इस तरह तो कभी नहीं, जहाँ बड़ों का दिल दुखे। वो जैसी भी है मेरी मामी है। इतने साल से वो मुझे अपने साथ रख रही है और मैं उनकी कृतज्ञ होने की बजाय स्वार्थी हो जाऊं। जिस दिन मामी इस ब्याह के लिए राजी हो जाएगी, उस दिन मैं ये ब्याह कर लूंगी। सदाशिव जी बोले, बहुत ही भाग्यशाली थी तुम्हारी माँ जो ऐसी बेटी को जन्म दिया। तेरी जैसी बेटी भगवान सबको दे। तू हमेशा खुश रहे। तू जो चाहे तुझे मिले। जब से राजदेव की माँ छोड़कर गई है, घर की तो जैसे रौनक ही चली गई है। मुझे लगा था कि तेरे आने से मेरे घर के सुने आंगन में फिर से चहल पहल हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। बस राजदेव को समझाने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा लूंगा। वैसे मेरे राजदेव है बहुत समझदार। और सदाशिव हाथ जोड़कर केसर लाल से नमस्ते करके दुखी मन से चले गए। इधर संयोगिता भी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ठीक किया या गलत। मन के भीतर अंतर्द्वंद चल रहा था। आखिर उस भले इंसान का क्या दोष है? मेरी वजह से आज फिर दूसरी बार उसका अपमान हो गया। ब्याह ही तो करना चाहता था वो मुझसे, आखिर मैं करती भी क्या? उस समय मुझे जैसा उचित लगा सो मैंने किया। और फिर 2 दिन की पहचान से कोई शादी के लिए हाँ थोड़ी ही कर देता है। मैं उससे प्यार भी तो नहीं करती, पसंद भी नहीं करती। बसंती भी एक तरफ मुंह फुलाकर बैठी थी। संयोगिता ने नाश्ता बनाया और परोस कर मामा मामी के पास ले जाकर बोली, मामी छोड़ो भी, कब तक ऐसे गुस्सा होकर बैठी रहोगी? लो नाश्ता कर लो। और हाँ, ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारी खुशी के खिलाफ जाकर कुछ भी करूंगी। शादी तो बहुत दूर की बात है। इतना कहकर संयोगिता रसोई में चली गई। संयोगिता की बात सुनकर केसरलाल की आंखें नम हो गई। उन्होंने मन में सोचा, कितनी भली बिटिया है, कितनी मासूम और दिल की साफ। और एक ये बसंती है जो कभी भी इसका मन नहीं बांझ पाई। कितनी निष्ठुर और कितनी निर्मोही है। फिर केसरलाल बसंती से बोले, अरे भाग्यवान, नाश्ता कर ले। कितनी भली लड़की है, तेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं करती। अब तो थोड़ा समझ ले इसे, थोड़ी ममता बरसा दे इस पर। अब तो थोड़ा प्यार दे दे। अब तो आशीष भरा हाथ रख दे इस पर। एक बार तो कह दे कि खुश रहो। तभी बसंती बोल पड़ी, अजी अब रहने भी दो ये ज्ञान की बातें। तुम्हारा उपदेश खत्म हो गया हो तो नाश्ता कर लूं। केशवलाल बोले, तुझे समझाना तो पत्थर पर सर फोड़ने के बराबर है। तू कभी नहीं समझेगी, चाहे तेरे लिए कोई जान भी दे दे। उधर सदाशिव लाल ने घर पहुंचकर सारी बात राजदेव से कह दी। राजदेव बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं संयोगिता से ब्याह तभी करूंगा जब तक वो हाँ नहीं करेगी। इससे पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा। उसे भरोसा दिलाना होगा कि मैं जीवन भर उसका साथ निभा सकता हूँ। संयोगिता की जिंदगी रोजमर्रा की तरह फिर से पटरी पर चल पड़ी थी। सुबह शाम का वही काम, फिर शाम को बाजार जाकर सब्जियां लाना, फिर खाना पकाना। लेकिन उस रोज वो सब्जी लेने पहुंची तो वो क्या देखती है, राजदेव उसका इंतजार करता हुआ बाजार में खड़ा है। संयोगिता ने राजदेव को देखा तो जरा सी घबरा गई। सिर नीचे की ओर झुकाकर बगल से निकली जा रही थी। तभी राजदेव ने आवाज दी, संयोगिता जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। संयोगिता बोली, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा कहकर संयोगिता तेज कदमों के साथ चलने लगी। फिर भी राजदेव संयोगिता के पीछे पीछे आने लगा। संयोगिता को बहुत गुस्सा आया। उसने राजदेव से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना सब कुछ तो हो चुका है, और क्या बचा है? क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? आपको पता है कि मैं आपको पसंद नहीं करती, फिर भी इतना सुनना था कि राजदेव थोड़ी देर के लिए सहम सा गया और फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा तो ये बात है, आप मुझे पसंद ही नहीं करती। माफ कीजिए, आज के बाद मैं कभी भी आपके पीछे नहीं आऊंगा। ये बात मुझे पता ही नहीं थी। मुझे लगा था कि मेरी तरह आप भी मुझे पसंद करती है। और राजदेव मायूस होकर चला गया।
संयोगिता ने इतना सब राजदेव से कह तो दिया था, लेकिन अब उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि गुस्से में मैं इतना भला बुरा नहीं बोल